मेरा नाम जब्बार है। अपने माँ बाप का सबसे छोटा बेटा था। रज़िया का घर हमारे घर के साथ वाला ही था। उसके घर की छत नीची और हमारे घर की छत ऊंची थी। जब मैं हॉस्टल में होता था तो मुझे घर आने की चलती रहती थी, लेकिन घर आता तो बहुत बोर होता, क्योंकि घर में दो बड़े भाई शादीशुदा थे। उनकी अपनी अपनी बीवियां थी। वो उनके साथ मसरूफ रहते। हर माँ बाप भी आपस में एक दूसरे के काम करते थे और मैं अकेला से महसूस करता। सर्दियाँ आने वाली थी तो शाम को सबका के बाद बड़ी भाभी भाई के लिए गर्म दूध और अंडे उबालती, तो छोटी भाभी भाई के लिए चाय बनाती और साथ शामी कबाब फ्राई करती। अब्बा अम्मा भी अपने लिए कहवा बनाते थे। सब मुझसे ज़रूर पूछते थे कि तुम इन चीज़ों में से कुछ खाओगे, लेकिन जिस तरह से उनको खाने को नसीब हो रहा था उस तरह से मुझे तो नहीं होना था। अल्लाह ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है। अपने जोड़े के साथ जब इंसान रहता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। हरे जानवर को भी अगर बगैर जोड़े के रखें तो वो भी पागल हो जाता है। उम्र तो मेरी भी शादी की हो गई थी, लेकिन ये पढ़ाई का पंगा भी मैंने खुद ही दिया। अब मैं पछता रहा था कि दिन का वक्त था, धूप सेकने के लिए छत पे आया था, जब साथ वाले घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई लड़की थी, शायद गाना गा रही थी, गाने को गुनगुना रही थी। आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी उसकी। मैंने आ रही थी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी उसकी। मैंने अपने घर की दीवार में से एक ईंट निकाली जो बहुत ही हल्की सी थी और उस तरफ को झांकने लगा, और बिल्कुल मेरी नज़र उस लड़की के ऊपर ही पड़ी और चारपाई पे बैठी थी और अपनी जुल्फें संवार रही थी। मैं ये नहीं कहता कि मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की पहले नहीं देखी। उसका तो थोड़ा वज़न भी ज़्यादा था, लेकिन ये फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग गई। मैं बार बार उसकी तरफ देखने लगा और अब मैंने रोज़ का मामूल बना लिया। वो भी शायद रोज़ ऊपर आती थी। मैं किसी न किसी बहाने से उसे देखता था। रोज़ वो कोई नया गाना गा रही होती और मुझे ऐसे लगता कि जैसे मेरे लिए गा रही है। आज वो एक ऐसा गाना गा रही थी जिसका मतलब ये था कि चुप चुप के क्यों देखते हो साहिब, ज़रा सामने तो आओ। मैं हैरान रह गया और वो हंसने लगी। लगा कि शायद वो चारपाई के ऊपर खड़ी होकर मेरी तरफ मुतवज्जो होगी, क्योंकि उनका छत ऊंचा था। कहने लगी कि आज पूरा गाना सुने बगैर जा रहे हो। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे मौत ने आवाज़ दे दी। मैं बुरी तरह चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। उसने कहा, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। रोज़ तो देखते हो, गाना भी सुनते हो, आज क्यों जा रहे हो? मैंने कहा कि वो माफ़ करते, गलती हो गई। मुझे लगा कि वो मेरी शिकायत करते कि। उसने कहा, अरे ऐसी गलती तो बड़े नसीब वालों से होती है। वो कहते हैं ना कि मर्द बड़े अजीब होते, तवाइफ से बीवी वाली वफा की उम्मीद रखते हैं और बीवी से तवाइफ वाली अताओं की। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन उसकी अताएं भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन मर्दों को यही अदाएं पसंद होती है, तभी तो उस बाजार में और बदल ली जाती। जब वो बात करने के लिए खड़ी थी तो मैं क्यों पीछे हटता। मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है, तुमने कहीं से गाना सीखा है क्या? तो कहने लगी कि नहीं, कहीं से नहीं सीखा, बस ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक है। तुम बताओ, तुम्हें पहले नहीं देखा मैंने। कहा कि मैं इस घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, जब्बार नाम है मेरा। कहने लगी कि अच्छा, जब्बार हो तो हाँ, तो तुम्हारी बड़ी वाली भाभी से मेरी थोड़ी बात हुई थी। वो कह रही थी कि तुम किसी और शहर में पढ़ते हो, तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारा शादी करने का बड़ा दिल कर रहा है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो इस बात पे वो हंसने लगी। उसने कहा कि कुछ नहीं। हम यूं ही खड़े होके थोड़ी देर बात करने लगे। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो वो किसी सोच में पड़ गई। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी शमे क्या लगता है, मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का मतलब नहीं समझा। मैंने कहा कि क्या पूछना चाहती हो? तो कहने लगी कि तुम्हें मेरी शक्ल देख के क्या लगता है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। वो कहीं से भी शादीशुदा औरत नहीं लगती थी, और शादीशुदा औरतों में
उस तरह का अल्हड़पन भी नहीं होता कि छत पे बैठी बांस सुखा रही हो और गाने गा रही हो। इनको तो बाल बांधने तक का वक्त नहीं मिलता। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगती, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र भी शादी की हो गई है। उसने कहा कि हाँ, उम्र तो शादी की कब से हो गई, 25 भी गुजर गया, लेकिन घर वालों को कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा, इसीलिए मुझे घर बिठा के रखा है। बोर हो जाती हूँ तो गाने वगैरह गा लेती हूँ। हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें कर ली और सारी बातें रूटीन की थी कि पढ़ाई कितनी की, क्या क्या शौक है। हलचल की आवाज़ आई तो वो वहाँ से उतर के चली गई और मैं भी नीचे आ गया। मेरी माँ कह रही थी कि काश हमारा घर किराए का होता। ये सुन के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि माँ, लोगों के घर किराए के होते हैं तो लोग परेशान रहते हैं कि हमारा तो अपना घर है, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रही है। तो कहने लगी कि ये साथ वालों को देखा है कितना शोर करते हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं इनके, घर में पूरा दिन आवाज़ें आती रहती हैं। जब मैं इबादत करने बैठती हूँ, नमाज पढ़ने लगती हूँ, बच्चों का शोर शुरू हो जाता है। मेरी तस्बीह में गलती हो जाती है, यानी कि वो रज़िया के घर की बात कर रही थी। उसने मुझे अपना नाम रज़िया ही बताया था। वो मेरे ख्यालों से जा ही नहीं रही थी। इंसान को बड़ी जल्दी ये गुमान हो जाता है कि उसे मोहब्बत हो गई है। मुझे भी ये गुमान हो गया कि लगता है कि मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी कि उसे देखता था, उसकी आवाज़ें सुनता था, पर आज तो मैंने उससे बात भी की थी और अब दिल कर रहा था कि और बातें करें। 2-4 घंटे तक बातें ही करते रहे। अब हम रोज़ बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या बच्चे ज़्यादा हैं? तो उसने कहा कि हाँ, वो मेरे भाई के बच्चे हैं। मेरी भाभी है ना, उसके बच्चे हैं। पता नहीं वो मुझसे अपनी भाभी की ज़्यादा बातें क्यों करती थी। वो कहती थी कि मेरी भाभी जो है उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, फिर उसके साल साल के बाद बच्चे पैदा हो गए। लगती नहीं है कि उसके इतने सारे बच्चे हैं, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरा भाई इसका ख्याल ही नहीं करता। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता नहीं करता, क्या आपस में लड़ते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, बहुत लड़ते हैं, मारता भी है उसको, कमरे से आवाज़ें आती हैं। मेरा बड़ा दिल तंग होता है कि बेचारी औरत के साथ कितना बुरा हुआ। एक तो उसके 5 बच्चे पैदा किए हैं उसमें, और बदले में वो इसके साथ लड़ाई झगड़े करता है, उसे गालियाँ देता है, उस पे हाथ उठाता है। इस किस्म के मर्द होते हैं क्या? तुम भी ऐसे हो? मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। मैं तो अपनी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। हमारे घर के ऐसे तौर तरीके नहीं है। मेरे घर में मेरे भाइयों की शादियां हुई हैं, 2 बीवियां हैं। मेरी माँ भी बहुत अच्छी है और अपना अपना काम करती है। जब दिल करता है अपने मैके जाती हैं, और भाई तो उनके नाज नखरे उठाते नहीं थकते। कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जा रहे हैं तो कभी गोलगप्पे खिलाने के लिए। जो कहती हैं वो करते हैं, और मैं तो उनसे भी ज़्यादा अच्छा शौहर बनूंगा। मैं तो अपनी बीवी का इतना ख्याल रखूंगा कि मेरी बीवी कहेगी कि मैं दुनिया की सबसे अच्छे मर्द के साथ रह रही हूँ। ये बात सुन के रसिया 2 पल को कहीं खो गई। मैंने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी ने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी कि हाय, तुम जैसे मर्द भी तो होते हैं। मैंने तो तुम जैसा एक भी मर्द नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि फिर तुम्हारे खानदान के मर्द ऐसे होंगे ना, लेकिन देखो, अच्छे मर्द भी होते हैं दुनिया में। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। उसने कहा कि हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं। पता है, मेरी भाभी न मेरे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना प्यार करती है, लेकिन फिर भी इसको कुछ समझ ही नहीं आता। रोज़ तैयार होती है, रोज़ नहाती है, रोज़ अपने बालों को संवारती है, मेकअप करती है, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता। मैं उसे कहना तो चाहता था कि अपने भाई और भाभी के पर्सनल मसलों के बारे में बातें मत करो, हर वक्त से बात करो, लेकिन उसको उसके अलावा और कोई बात ही नहीं मिलती थी। उसको अपनी भाभी इस दुनिया की सबसे मसलूम औरत लगती थी। वैसे ये पहली नन थी जो अपनी भाभी की साइड ले रही कि मैं उसे अपने भाई और भाभी के मौजू से हटाता था और हम लोग अपनी बातें करते। मेरे साथ जब वो बातें करती थी तो वो बहुत अच्छी बातें होती थी। उससे बात से बात निकालना आता था। एक दिन उसने मेरी तरफ एक प्लेट बढ़ाई जिसमें कढ़ी चावल थे।
मैंने कहा कि ये क्या? तो कहने लगी कि मैंने बनाए हैं, बताओ कैसी बनी है। मैं भी खुश हो गया, मुझे भी कढ़ी बहुत पसंद थी। मैंने कहा कि हाँ अभी बताता हूँ। मैंने खाना शुरू किया। जब मैं उससे बात करता था तो ऊपर से छत का दरवाज़ा बंद कर देता था ताकि कोई ऊपर ना आए। बहुत ही मज़ेदार खाना बना हुआ था। मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुमने बनाई या किसी होटल से मंगवाया है? लेकिन होटल का नहीं लग रहा था क्योंकि होटल वाले बहुत मिर्च डालते हैं और ये तो बड़े प्यार और बड़े नपे तले तरीके से बनाया हुआ था। उसने कहा कि रे बहुत मिर्च डालते हैं और ये तो बड़े प्यार और बड़े नपे तले तरीके से बनाया हुआ था। उसने कहा कि मैंने नहीं बनाया, मेरी भाभी ने बनाया है, देखो कितना अच्छा बनाया है। और पता है भाई ने क्या किया? प्लेट को लात मार दी। अब तो मैं भी हैरान होने लगा कि कहीं उसका भाई पागल तो नहीं जो अपनी बीवी के साथ इस तरह से पेश आता है। खाना तो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, फिर उसे प्लेट फेंकने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा कि ऐसा किया उसने? तो कहने लगी कि हाँ, प्लेट उठा के फेंक दी। इतना गंद मच गया और फिर सारा गंद मुझे साफ करना पड़ा। मैंने कहा कि तुमने क्यों साफ किया? तो थोड़ा घबरा गई और उसने कहा कि वो भाभी रोना शुरू हो गई ना, और वो तो कमरे में चली गई। अब रोते हुए आदमी को ये तो नहीं कह सकते कि पहले ये साफ करो, इसलिए सब कुछ मुझे साफ करना पड़ा। मेरा भाई ना बड़ा बेदर्द है। वैसे अच्छा नहीं किया इसने भाभी, उसका मूड खराब है। भाई ने कहा कि उठा के खाने को बाहर फेंक दो, मगर मैंने तो पेट भर के खाया, अपने लिए रखा, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं इतना अच्छा खाना कैसे खाता? तुम्हारी भाभी तो अच्छी औरत लगती है, जिसके इतने सारे बच्चे हैं फिर भी खूबसूरत हैं, अपने शौहर के लिए तैयार भी होती हैं, खाना भी अच्छा बनाती है, फिर भी दोबारा भाई ऐसे करता है। अल्लाह उसको हिदायत दे। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ माइल होने लगी थी। अब वो हमारी बातें भी करती थी और एक दिन तो उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैंने उससे कहा कि ये क्या किया तुमने? इजहार तो मैंने करना था। तो कहने लगी कि जो भी करे इजहार होना चाहिए, बस प्यार कर बैठी हूँ तुमसे, शादी करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैंने भी फैसला कर लिया है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है और अब मैं तुम्हारे ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना तो हम दूर दूर से ही बातें करते थे। आज मैंने उसे जरा करीब से भी देखा था। कहते हैं कि इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपका दिल सिर्फ किसी एक इंसान के लिए ही धड़कता है। हर जब आपको वो एक इंसान मिल जाता है तो फिर आपको उन 7 अरब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अभी अब मेरी सारी दुनिया रसिया बन चुकी थी। मुझे ऐसी भी थी जो भी थी, वो चाहे ज्यादा खूबसूरत हो या ना हो, दुबली हो या मोटी हो, काली हो या गोरी हो, मेरे लिए वो मेरा सब कुछ थी। हर मेरे दिल का सुकून और आंखों की ठंडक बन चुकी थी। उसको देखे बिना मेरा दिल नहीं भरता था। वो रोज मेरे लिए कुछ न कुछ बना के लाती, लेकिन रोज अपने भाई की कोई कहानी भी सुनाती थी। अब तो मुझे उसके भाई और भाभी की कहानियां सुनने की भी आदत हो गई, और उसकी कहानियां सुनने की भी आदत हो गई, और उसकी भाभी के लिए मेरे दिल में भी नरम गोशा बन गया। मैं उससे कहता था कि जब मैं तुम्हारा शौहर बन जाऊंगा तो फिर तुम्हारे भाई से बात जरूर करूंगा, क्योंकि एक मर्द दूसरे मर्द को अच्छे तरीके से समझा सकता है। वो कहने लगी कि हाँ, लेकिन पता नहीं हमारी शादी कैसे होगी। मैंने कहा कि क्यों? उसने कहा कि वो है ना मेरा भाई, वो कैसे हमारी शादी होने देगा? वो तो बड़ा सख्त आदमी है। सोचो, जो अपनी बीवी के साथ इस तरह से पेश आता है तो अपनी बहन के साथ कैसे देगा? मैंने उससे कहा कि हम कुछ न कुछ कर लेंगे, क्योंकि जो मर्द औरत से निकाह करने की ठान लेता है वो पीछे नहीं हटता। हर मैंने ये फैसला कर लिया है, मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता। मजबूर तो औरत होती है, जो मर्द मजबूर होता है वो मर्द ही नहीं होता। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना कि मेरे दोनों भाइयों ने पसंद, अगर मैं कहूँगा कि मुझे कोई लड़की पसंद है तो वो ज़रूर मान जाएंगे, और तुम्हें तो वो लोग जानते ही होंगे ना। तो कहने लगी कि हाँ, तुम्हारी भाभी मुझे जानती है, लेकिन उससे कभी मेरा जिक्र न करना, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेगी।
मैं चाहती हूँ कि हमारी पसंद की शादी तो हो, लेकिन किसी को पता न चले कि हम लोगों ने एक दूसरे से पसंद की शादी की है। बस किसी तरह बात ऐसी हो जाए कि अरेंज मैरिज है। मैंने अभी तक रज़िया की बात घर में किसी से भी नहीं की थी, ना अपनी किसी भाभी से, ना भाई से, और ना ही माँ से, और ना ही बाप से, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बताना चाहता था कि मैं छत पे खड़ा होकर साथ वाली लड़की से बातें करता हूँ और उसकी लाई हुई चीज़ें खाया करता हूँ। ये भला कोई बताने की बात थी? इसलिए मैंने उसका जिक्र घर में किया ही नहीं था। पर उसने कहा था कि तुम इस तरह से भी जिक्र ना करो कि वो जो साथ वाले घर में रज़िया रहती है, वरना उनको शक हो जाएगा। कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे दोनों भाइयों ने पसंद की शादी की तो है, लेकिन कभी कभी मेरी माँ उनको बातें जरूर सुना देती है। अगर ऐसे में मैं ये बात साबित कर दूं कि मेरी पसंद की नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है, तो वो हम दोनों को उन दोनों से ज़्यादा प्यार करेंगी। मैंने जब ये बात की तो रज़िया कहने लगी कि हाँ देखो, ये कितनी अच्छी बात है। फिर तुम लोगों का तो अपना घर भी है, कारोबार भी है, छोटी सी गाड़ी भी है, और ऐसे में जब कारोबार के हिस्से होते हैं ना, तो फिर माँ बाप अपनी पसंद की औलाद को ज़्यादा देते हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर हम दोनों हंसने लगे। ये सोच के हमने तो अपनी सारी जिंदगी के प्लान बना लिए थे। एक दिन मैंने रज़िया को देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरा तो खून खौलने लगा। उसकी आंख के पास जख्म का निशान था, जैसे उस पे किसी ने हाथ उठाया था। मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि ये क्या हुआ तुम्हें? पहले उसने झूठ बोला कि मुझे चोट लगी है। मैंने कहा कि जब भी इंसान गिरता है ऐसे कभी भी उसकी आंख पे चोट नहीं लगती। अगर वो सीधा गिरता तो उसकी आंख बच जाती है। तो वो कह रही थी कि मैं बाथरूम में गिर गई थी। मैंने कहा कि सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तो रोने लगी और कहने लगी कि वो मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया था। मैंने कहा कि तुम पे क्यों हाथ उठाया उसने? अपनी बीवी पे हाथ उठा के थक गया था जो तुम पे भी हाथ उठाने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं जिस औरत से मोहब्बत करता था, कोई उस पे हाथ उठाता, उस पे जख्म लगाता, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कहने लगी कि भाभी को ही मारा था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। बीच में मैं आ गई तो उसका हाथ मेरे मुंह पे भी लग गया। बहुत ही बुरा आदमी है। पता नहीं, मैं कहा कि वो शादी नहीं भी करती, लेकिन तुमने तो फिर भी फंसना था। तुम्हारा तो अपना भाई है ना? इस बात पे वो थोड़ी सोच में पड़ गई और उसने कहा कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी ना होती तो कोई और होती, लेकिन उसने तो वहीं पे ही रहना था। खैर मैंने उसे कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ, तुम इसके ऊपर कोई दवाई लगाओ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने जख्म पे रख दिया। मैं उसकी इस हरकत पे हैरान हुआ। उसने कहा कि यही मेरी दवाई है। आप में से अगर कोई मेरी ये कहानी सुन रहा होगा तो उसे अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब औरत इस तरह की हरकतें करती है तो वो मर्द का दिल जीत लेती है। मर्द का दिल क्या, उसकी रूह, उसका वजूद, सब कुछ जीत लेती है। रज़िया ने मेरे साथ यही किया था। वो मुझसे प्यार करती थी, मेरी तारीफें करती थी। वो कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत थी। मेरी तारीफें करती थी। वो कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पहली दफ़ा अपने आप से मोहब्बत होने लगी थी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको मोहब्बत में अपने आप से ही मोहब्बत होने लगे तो आप ये समझ जाएं कि आपका महबूब लाजवाब है, क्योंकि वो आपकी इतनी तारीफें करता है कि आपको अपना आप ही अच्छा लगने लगता है। मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि जैसे मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं एक अच्छा नौजवान खूबसूरत मर्द हूँ। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी और मेरे दिल के जज्बात बढ़ते ही जा रहे थे। अब तो रज़िया इस तरफ भी आ जाती थी, और फिर लड़का और लड़की जब एक साथ खड़े हों तो उनमें तीसरा शैतान होता है, और जहाँ शैतान होता है वहाँ कुछ अच्छा तो नहीं होता। हमारा रिश्ता बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। मैं अब उसके लिए चीज़ें भी लाया करता। मैंने उसे अभी तक पता नहीं कितने टाइम से भी पैसे ले लेता, और अपने बाप से भी, और ऑनलाइन काम भी किया करता था। पैसों की कमी नहीं होती थी। वो जो कहती थी मैं उसे ला के देता था। एक दिन
उसके बिना कहीं मैं उसके लिए महंगे वाले फूल लेके आया। वो जैसे इंग्लिश फिल्मों में हीरो हीरोइन को फूल देता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुलदस्ता बनवा के लाया था। जैसे ही मैंने वो फूल उससे पेश किए तो कहने लगी कि हाय कितने प्यारे फूल हैं, नवीद ने तो आज तक मुझे फूल नहीं दिए। जब उसने ये बात की तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कौन नवीद? वो घबरा गई। उसने कहा कि वो नवीद मेरे भाई का नाम है। मैंने कहा कि फिर वो तुम्हें फूल क्यों देगा? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कहना चाहती थी कि हमारे घर में ऐसी कोई रस्म नहीं है कि फूल लाई जाए। भाई ने आज तक भाभी को फूल नहीं ला के दिए। कभी कभी मुझे उसकी हरकत बहुत अजीब लगती थी। शायद वो अपनी भाभी से बहुत मोहब्बत करती थी, जो हमेशा ही उनके बारे में बातें करती थी और परेशान रहती थी। मैंने कहा कि जब अपनी बेबी के लिए फूल नहीं लाता, वो बहन के लिए क्यों लेकर आएगा? मुझे उसकी ये बात इतनी अजीब नहीं लगी क्योंकि जब मेरी भाभी की सालगिरह थी तो मैं भी उनके लिए फूल लेके आया था। पर फूलों से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन को फूल नहीं दे सकता? वो बहुत घबरा सी गई थी और उसने अचानक से एक अजीब बात कर दी। उसने कहा कि कल कहीं बाहर मिलते हैं। मैंने कहा कि बाहर? उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि तुम निकल आओगी? उसने कहा कि हाँ, मैं आराम से निकल आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। हम दोनों ने एक जगह सिलेक्ट कर ली कि जहाँ पर मिलना है, और वो वाकई अगले दिन वहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने 2-4 घंटे साथ गुजारे। मैंने उससे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, बहुत अच्छे होटल में खाना खिलाया, पार्क भी ले गया। हमने ये सारे काम बड़े जल्दी जल्दी में किए। जब हम वापस आए तो मेरी जेब खाली हो चुकी थी, लेकिन मुझे कोई परवाह न थी क्योंकि मैंने ये पैसे रजिया पे लगाए थे। रजिया के लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी, पैसे क्या चीज़ थी। मैं आजकल बहुत खुश रहता था, मुतमईन रहता था, और मेरे होंठों पे मुस्कुराहट रहती थी। मैं एक अजीब ही सरूर में रहता था, बस ये सोच के खुश था कि मुझे अपनी मनपसंद औरत मिल गई है। वो कहते हैं ना कि पसंदीदा औरत से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता, और मुझे मेरी पसंदीदा औरत मिल गई थी। मुझे अपने घर वालों से बात करनी थी, लेकिन अभी मुझे वापस जाना था। और उसके बाद जब मैं अपने फाइनल पेपर्स देख कर आता तो फिर रसिया के बारे में सबको बता देता। हाँ, ये बात थी कि मुझे उससे काफ़ी दूर रहना पड़ता है, लेकिन अभी तो 1 महीना था मेरे पास। हमारी मोहब्बत बड़ी जल्दी बर्फ हमारी मोहब्बत बड़ी जल्दी परवान चढ़ी थी। मैंने सोचा था कि अपने भाइयों को उनकी बीवियों के साथ खुश देखकर मैंने बहुत जल लिया। अब मेरी अपनी बीवी होगी, मैं भी सुबह सुबह उठूंगा तो वो मेरे लिए अलग से मेरी पसंद का नाश्ता बनाएगी। जो मैं कहूँगा वो बना देगी। ऐसा नहीं कि बस जो अम्मी ने बना दिया वही खाना पड़ेगा। हर अम्मी बूढ़ी हो चुकी थी, मैं बार बार उनको फरमाइशें भी नहीं करना चाहता था। उनसे इतने काम भी नहीं होते थे, भाभी को भी नहीं कहता था। उनके अपने काम थे, अपनी दुनिया थी। लेकिन मेरी बीवी पे तो मेरा पूरा हक होता। मेरा जब दिल करता मैं उसे कह देता कि जाओ मेरे लिए पकौड़े बना के लाओ, जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। हर उसके हाथ में तो वैसे ही इतना जायका था। जब उसने उस घर में खाना बनाना था ना, तो उन दोनों की तो छुट्टी हो जानी थी। मेरी बड़ी भाभी तो फिर भी कुछ अच्छा खाना बनाती थी। छोटी भाभी जिस दिन थी, मतलब कि खाना खत्म ही नहीं होता था, अगले दिन भी वही खाना पड़ता था। हम लोग भी सैर पे जाते और हम लोग भी हनीमून मनाते। शाम को बाहर निकल जाते आइसक्रीम खाने के लिए, रात का खाना बाहर खाते। हर जब हम एक साथ कमरे में होते तब तो दुनिया जन्नत बन जाती। मैं तो बहुत खुश था, लेकिन आज रसिया बड़ी परेशान थी। मैंने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी कि वो मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी भाभी के बारे में। भाई इनको खर्चा तो देते नहीं थे और वो कहीं से थोड़ा थोड़ा उधार लेके खर्चा कर लेती थी। हर बच्चों के खर्चे पूरे करती रही। अब वो बंदा उनसे पैसे मांग रहा है तो उनका दूर पार का कज़न, लेकिन कहता है कि मुझे सारे पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो तुम्हारे शौहर को बता दूंगा कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। अगर मेरे भाई को ये पता चल गया कि भाभी ने उस आदमी से पैसे लिए हैं तो वो भाभी को तलाक दे देगा। ये पता चल गया कि भाभी ने उस आदमी से पैसे लिए हैं तो वो भाभी को तलाक दे देगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा भाई इतना ही बुरा है,
तो हो जाने दो तलाक, तुम्हारी भाभी की जिंदगी सवर जाएगी, कोई और मिल जाएगा उनको। तो कहने लगी कि क्या हो गया है, कोई और कैसे मिल जाएगा, इतनी आसानी से नहीं मिलता कोई और। वो बड़ी परेशान है, कहती है कि अगर उसने ये बात बता दी तो मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। रजिया ने इतना कहा रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा परेशान नहीं हो, कितने पैसे हैं? तो कहने लगी कि 2.5 लाख। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि 2.5 लाख? तो कहने लगी कि 5 बच्चे हैं न जब्बार, उनके थोड़े थोड़े करके पैसे लेती रही, 2-3 साल में लिए हैं ये पैसे, लेकिन अब वापस मांग रहा है। मैंने कहा कि अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, और तुम्हारी भाभी का हिस्से पैसों का इंतजाम करता हूँ, कल शाम को तुम मुझसे पैसे ले लेना। उसने कहा कि वाकई? मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो बहुत खुश हो गई और आज तो उसने मेरी वो बात भी मान ली जो काफी दिन से नहीं मान रही थी। लेकिन अब मैं 2.5 लाख का इंतजाम 24 घंटे में कैसे करता? वैसे इतना भी मुश्किल नहीं था। मेरे कुछ दोस्त बहुत अमीर थे। मैं 2 दोस्तों के पास चला गया। एक ने 80,000 दिए और दूसरे ने 50,000। अभी भी पैसे पूरे नहीं थे। खराया तो देखा मेरे पापा अपनी अलमारी में कुछ पैसे रख रहे थे। मैंने कहा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं पापा? तो कहने लगे कि वो कमेटी निकली है बेटा, इसके पैसे हैं। क्यों, तुझे कुछ चाहिए? वो पैसों में से निकाल के मुझे देने लगे तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब वो वहां से चले गए तो मैं ये सोचने लगा कि वैसे तो मुझे चाहिए, मगर इतनी जल्दी नहीं हो सकता, 1 हफ्ता लगेगा। मैंने सोचा कि अभी यहाँ से पैसे निकाल लेता हूँ, बाद में दे दूंगा। 1 हफ्ते बाद जब दोस्त पैसे देगा तो बीच में रख दूंगा। अब अब्बू की वैसे ही नज़र खराब थी, उनको पता भी नहीं चलना था। मैंने बाकी के पैसे उन पैसों में से निकाल लिए और पूरे 2.5 लाख करके इन्हें रजिया के हाथ में रखे। तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि अब मेरी भाभी का रिश्ता भी बच जाएगा। तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। वो बहुत दवाएं देगी तुम्हें, और तुम फिक्र नहीं करो, ये पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मैंने कहा कि जब तुम्हारे पास हूं तब वापस कर देना, और अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अगले ही दिन मेरे साथ डेट पे भी गई। हम लोग बाहर मिले। इस दफ़ा तो हम लोगों ने बहुत से ऐसे उसूल तोड़ दिए जो ये मुआशरा एक मर्द और औरत के लिए इसलिए बनाता है, ताकत और औरत के लिए इसलिए बनाता है ताकि वो किसी गलत काम में न पड़े। मगर मोहब्बत गलत सही नहीं देखती, और हमारी मोहब्बत अब इस मुकाम पे पहुंच गई थी कि हम एक दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं जब रजिया को देखता, उससे मिलता, तो मेरे दिमाग पर एक अजीब सा सुरूर सवार हो जाता। मुझे ऐसे लगता कि बस यही मेरे लिए सब कुछ है, और जो कहती थी मान लेता था, चाहे वो मेरे बस में हो या ना हो। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मेरे जाने में 15 दिन थे जब एक दफ़ा उसने कहा कि एक और बड़ा मसला बन गया। मेरी भाभी का भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने मसले फंसा रखे हैं। उन्होंने किसी और आदमी से भी पैसे लिए हुए थे। मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी ने अच्छा नहीं किया। वैसे उनके बच्चे तो नहीं है ना, सिर्फ तुम्हारे भाई के भी हैं। उनको कहना चाहिए था कि अपने बच्चों के लिए खर्चा थे। इस तरह थोड़ा तो उन्होंने अपने लिए मुसीबत बना ली। अब इस दफ़ा कितने पैसे हैं? तो कहने लगी कि 70,000 रुपये। मैं बड़ा परेशान हो गया। मेरे जिस दोस्त ने बाकी के पैसे देने का वादा किया था, उसने जब मुझे पैसे दिए तो वो भी मैंने रसिया को दे दिए। एक दिन मुझे कहने लगी कि देखो, भाभी और नन का रिश्ता कितना अजीब सा होता है ना। ना तो कभी कोई नन भाभी के लिए अच्छा सोचती है, और ना ही भाभी। कुछ लोग अच्छे होते हैं आटे में नमक के बराबर। तुम ये सोचो कि मैं अपनी भाभी से कितनी मोहब्बत करती हूँ, तो फिर तुमसे कितनी मोहब्बत करती होंगी। तुम तो मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। मैंने उससे कहा कि हाँ, ये बात तो है, तभी तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। अब तो तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। 1 हफ्ते बाद मैं वापस जा रहा हूँ। जब आऊँगा तो शादी की बात कर दूंगा। कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। तो मैंने कहा कि अरे फ़ोन है ना, फ़ोन पे बात करेंगे, वीडियो कॉल किया करेंगे, हर ज़रूरत हुई तो तुम मुझे बताया करना, मैं तुम्हें वहीं से भेज दिया करूँगा। जब मैंने जाना था, उस दिन वो बेचारी बड़ा रोई।
इतना रोई कि मैं हैरानी रह गया। उस दिन मुझे उसकी मोहब्बत पे पूरा यकीन हो गया। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसकी रो रो के आंखें सूज गई थी। मैंने उसे समझाया कि पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बस पेपरों के बाद वापस आ जाऊंगा। 2.5 महीने की बात है। जब मैं वहां पे था तो हम लोग रोज रात को फोन पे बातें करते थे। एक दूसरे से बात किए बगैर दिन नहीं गुजरता था। मैंने पेपरों के दौरान भी उससे बातें की, लेकिन जब वापस आया तो अजीब सा मंजर देखा। मैंने देखा कि वो रिक्शे से उतर रही थी और वो 5 बच्चे उसके साथ थे और उसका भाई नवीद भी उसके साथ था। वो बच्चे उसके आसपास ऐसे मुंडला रहे थे जैसे उसी के बच्चे हैं। मैंने कहा कि लगता है कि इसको बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। अपने भाई के बच्चों से बड़ा प्यार करती है। वो लोग अंदर चले गए और उसने भी मुझे देख लिया, लेकिन आज वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। मैं उसको मैसेज कर रहा था तो उसका जवाब भी नहीं दे रही थी। अभी परसों तो हमारी बात हो रही थी कि मैं कल आ रहा हूँ, तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि कल तो मेरे लिए ईद का दिन है। मेरी तो ईद है, क्योंकि जब तक दीद नहीं होती ईद नहीं होती। हर महबूब नजर आ जाए तो यही तो ईद होती है। ऐसी ऐसी शायरियाँ सुनाती थी मुझे, ऐसे ऐसे गाने वॉइस नोट में भेजती थी कि मैं सुन के हैरान रह जाता था। लेकिन अब वो आ ही नहीं रही थी। एक दिन मैं छत पे खड़ा था जब मुझे किसी हलचल की आवाज़ आई। मैंने खुशी के मारे पलट के देखा। ये तो शुक्र है कि मैंने मुंह से कुछ बोला नहीं, पर देखा तो उसका भाई था। मैंने मुंह पीछे कर लिया तो उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं जी, ऐसे ही खड़ा हूँ। क्यों, कोई बात है? तो कहने लगा कि नहीं, वो इधर छत पे मेरी औरत फिर रही होती है, तो मेहरबानी करें कि इस टाइम छत पर ना आया करें, फिर किसी टाइम पे बैठ जाया करें। देखिए, अब घर साथ साथ बने हैं क्योंकि कॉलोनी ही ऐसी है, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल तो करना पड़ता है। मैंने उससे कह दिया कि जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम भी बहू बेटी वाले हैं, आप फिक्र नहीं करें। मैं नीचे चला गया और सोचने लगा कि उसकी बीवी इस टाइम कहाँ ऊपर आती है। लगता है उसको रज़िया पे शक हो गया है और तभी ऊपर देखने के लिए आया है। कहीं उसने उस पे दोबारा से हाथ तो नहीं उठाया। मुझे तो उसकी शक्ल देख के ही गुस्सा आ गया था। मेरा खून खौलने लगा। नीचे आया तो मेरी भाभी आपस में बात कर रही थी कि वो साथ वाली औरत तो अपने मायके गई हुई है, तभी आजकल इतना सुकून है। ना तो उसके बच्चों के शौहर की आवाज आ रही है और न रात को आता था। तो वो बीच में मुझसे मिल तो सकती थी, बात तो कर सकती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल ही मुझसे नहीं मिल रही थी। हर मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही थी। और पूरे 10 दिन के बाद कहीं वो मुझे छत पे नजर आई। उसने मुझसे ज्यादा सही तरीके से बात नहीं की, बस इतना कहा कि जब तुम नहीं थे तो मेरा दिल बहुत परेशान था, मैं बड़ी उदास रहती थी, तो मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। हर अब उसके लिए मुझे पैसे देने हैं। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। क्या खरीदा है तुमने? तो कहने लगी कि अपनी कुछ चीज़ें खरीदी हैं, मेकअप वगैरह। मैं तुम्हें बिल भेज देती हूँ, तुम अपने अकाउंट से भी कर देना। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे ज़रूर भेज देना। फिर कहने लगी कि कहीं भाई न देख ले, चलती हूँ। मुझे उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, भेज देना। फिर कहने लगी कि कहीं भाई न देख ले, चलती हूँ। मुझे उसकी हरकत कुछ अजीब सी लगी। उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, बस दिल की बात कर दी और फौरन ही चली गई। असल को हम लोग इतने दिनों के बाद मिल रहे थे, कम से कम भी 3 महीने के बाद। एक दूसरे को ठीक से देख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद उसका भाई घर पे होगा और वो डरी हुई होगी, इसीलिए इस तरह से पेश आ रही होगी। लड़कियों के पीछे बहुत पाबंदियां होती हैं और हम लड़के ये बात समझते नहीं, क्योंकि हम पे कभी पाबंदियां लगी ही नहीं होती। उसने मुझे मेरे वॉइस ऐप नंबर पे बिल भेजा। जब मैंने बिल देखा तो मैं हैरान रह गया। 43,000 का बिल था। इतनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है भला? उस लड़की ने तो इतनी शॉपिंग कर ली। अभी तक तो वो जब भी मुझसे पैसे मांगती थी अपनी भाभी के मसले बताती थी या कुछ भी मांगती, लेकिन इतनी भी क्यूट हरकतें नहीं थी। सोचना चाहिए था ना कि इतने पैसे खर्च करने से पहले ही
जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे वो मेरे पीछे फिर रहे थे। मैंने उनको कहा कि पेपरों के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी तो वापस दे दूंगा। नौकरी तो मुझे मिलने वाली थी, लेकिन इस तरह तो मेरी 3-4 महीने की तनख्वाह उन लोगों के पास चली जानी थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था। इसके अलावा ये बात भी घर में खुल चुकी थी कि अब्बा की कमेटी के पैसों में से 1,30,000 रुपये गायब थे। अब्बा बड़े परेशान बैठे थे। अब्बा उन लोगों में से तो नहीं थे कि घर के लोगों से ही कस्में लेते या अदालत लगवाते, मगर परेशान बहुत थे। कह रहे थे कि पता नहीं कौन था जो आके घर से पैसे निकाल के ले गया। ऐसे में कल को और कुछ हो जाएगा, हम लोग तो बैठे रह जाएंगे। इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा लेने चाहिए। लगा लेने चाहिए। हमारा अपना घर था और हमारे पास गाड़ी थी। मेरे दोनों भाई अच्छी कमाई करते थे। मेरे बाप की पेंशन आती थी। मेरी माँ की भी कुछ रकम होती थी जो उनके घर वाले भेजा करते थे। उनकी ज़मीनों में से हिस्सा होता था और घर वाले अलग परेशान थे। ये सब कुछ भी तो रज़िया की वजह से ही हुआ था, लेकिन अब मैं इनको क्या बताता। मेरे घर में तो हालात ही बदल के रख दिए थे उस लड़की ने। और मेरी जेब में अब इतने पैसे नहीं थे। मुझे ये पैसे भी कहीं से उधार लेके ही देने थे। मैं बड़ा परेशान बैठा था। ये पैसे भी मैंने किसी तरह दे दिए। जब अगले दिन हम लोग बाहर मिले तो मैंने उससे कहा कि देखो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बस आज गोलगप्पे ही खा लो। कहने लगी कि गोलगप्पे नहीं, मुझे तो सब्जी खानी है। कितने दिनों बाद बाहर मिल रहे हैं, सब्जी भी ना खाए। मैंने कहा कि देखो, सब्जी जो तुम्हें पसंद है। कहने लगी कि जब सब्जी खिलाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर बाहर आने को क्यों कहा था। वो मुझसे नाराज़ होने लगी तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, नाराज़ नहीं हो, चलो हम लोग जाकर होटल में बैठ गए। मैंने उसकी पसंद का खाना मंगवा लिया और जितनी देर वो खाना खाती रहे मैं अपने दोस्त की मिन्नतें करता रहा कि मुझे 2,500 रुपये भेज दो। उसने भेज तो दिया, लेकिन साथ ये भी कहा कि अब तूने ज़्यादा ही पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। खैरियत तो है? मैंने उसे कहा कि बाद में बताऊंगा। और जब बताया तो कहने लगा कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की तुझे इस्तेमाल कर रही है? मैंने कहा कि पता नहीं यार, पर मैं उससे नाराज़ तो नहीं कर सकता ना। वो कहने लगा कि देख, तू कोई छोटा बच्चा नहीं है कि मैं तुझे बैठ के समझाऊं, लेकिन अब तू इससे शादी की बात कर। और जब मैं शादी की बात करता तो रज़िया उस पर आकर देती थी और कोई सही जवाब नहीं देती थी। एक दिन मैं छत पे खड़ा इंतजार कर रहा था कि रज़िया आती होगी, जब मुझे उस तरफ से अजीब सी आवाज़ से आई। रज़िया की आवाज़ तो मुझे आई थी, लेकिन साथ किसी मर्द की भी आवाज़ आई थी। वो कह रहा था कि अच्छा माफ़ कर देना, देख तो मेरी जान है, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, कब तक मुझसे नाराज़ रहेगी। ये बात सुन के मैं हैरान रह गया कि ये कौन था जो मेरी रज़िया के साथ इस तरह की बातें कर रहा था। जो भी था, आज उसकी मेरे हाथों खैर नहीं थी। मैं छत के ऊपर चढ़ा और दीवार फलांग के उस तरफ को कूद गया और मैंने कहा कि कौन है बे तू। मैं बोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो नवीद था और उसने रज़िया को जिस तरह से पकड़ा हुआ था वो देख के मैं हैरान रह गया। रज़िया भी बुरी तरह से डर गई और थर थर कांपने लगी। वो कहने लगा कि तू कौन है मेरे घर में आने वाला, तूने मेरे घर में छलांग कैसे मारी। रज़िया कि मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस टाइम यहाँ पर मेरी बीवी आती है और तू यहाँ पे छलांग मार के आ गया। मैंने कहा कि कौन है तेरी बीवी, तो कहने लगा कि ये है मेरी बीवी। उसने रज़िया की तरफ इशारा किया और रज़िया का सर झुका हुआ देख के मैं सारा माजरा समझ गया। अब मुझे ख्याल आया कि इसको अपनी भाभी का इतना ख्याल क्यों रहता था, क्योंकि ये जिस भाभी की कहानी सुनाया करती थी वो किरदार ये खुद ही थी। हर शायद उसका शौहर इसके साथ बुरा करता था, लेकिन उसने मुझे फंसाया था और मुझसे फ़ायदा उठाया। ये 5 बच्चे भी इसी के थे और उसकी कोई नन्ना थी। उसके शौहर ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मैंने एक रात जब जेल में गुजारी तो उसके बाद मेरे इश्क का भूत उतर गया। हर मुझे सब कुछ समझ आ गया। फिर मैंने उसके शौहर को भी ये सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं तो उसकी हरकतों से बड़ा तंग हूँ। उसने कहा कि मैं तो उसकी हरकतों से बड़ा तंग हूँ,
اس کے 5 بچے ہیں لیکن یہ اس طرح کرتی ہے اور تمہیں پتہ ہے کوئی 24-23 سالہ وہ لڑکی نہیں ہے. اس کی عمر 40 سے بھی اوپر ہے پر یہ ایسی لگتی نہیں. کچھ اس نے ہر وقت میک اپ کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سنوار کے رکھتی ہے. ہر میرا اس کے ساتھ جھگڑا یہی رہتا ہے کہ اتنا میک اپ کیوں کرتی ہے جبکہ میں تو پورا دن گھر بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ مجھ سے اتنے سارے پیسے لیے ہیں تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ تو تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا لیکن میں تمہارے پیسوں کے معاملے میں کچھ نہیں بول سکتا. وہ تو تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا. میرے گھر والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا چونکہ جب میں جیل میں گیا تو وہاں پر پولیس والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج کل کے نوجوانوں کو ایک 5 بچوں کی ماں نے ایک آنٹی نے اس نوجوان کی عقل کو ختم کر دیا. میں کمیٹی میں سے بھی پیسے میں نے ہی نکالے تھے. میری حالت تو دھوبی کے کتے جیسی بن گئی اور نہ میرے گھر میں عزت رہی اور نہ میری زندگی میں محبت رہی. اس کے بعد نوید رضیہ کو وہاں سے لے کر شفٹ ہو گیا. ان کے گھر سے کچھ دنوں تک لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہی اور پھر وہ لوگ شفٹ ہو گئے. ان لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اب یہاں پہ رہنا نہیں چاہیے. میں اپنی کہانی سنا کر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کے عشق میں اتنا پاگل نہیں ہو جانا چاہیے. جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہی محبت کی پہچان ہے.